नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। अब से कुछ देर बाद इजराइल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। व्यापार, रक्षा सहयोग और आतंकवाद पर होगी चर्चा। आपसी संबंधों की मजबूती पर रहेगा जोर। जीएसटी के बाद 22 राज्यों से सीमा जांच चौकियां खत्म। कैबिनेट सचिव ने की स्थिति की समीक्षा। विरोध के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज से। आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा, सलाउद्दीन के कबूलनामे ने किया बेनकाब। आतंकियों पर नकेल कसने की नसीहत। गोरखालैंड के मुद्दे पर केंद्र से दखल की मांग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा, मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बंद से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम के 13 जिलों में 3.5 लाख लोग पीड़ित। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही घंटों बाद 3 दिन की यात्रा पर इजराइल रवाना होंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली इजराइल यात्रा है। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इजराइल के साथ कारोबार और आतंकवाद के मसले पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 जुलाई तक इजराइल यात्रा पर रहेंगे। इजराइल की राजधानी तेल अबीब में वे इजराइल के राष्ट्रपति रवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर इजराइल काफी उत्साहित है। Israel is welcoming Prime Minister Modi with a lot of love, enthusiasm and expectation for what will be a very important and landmark visit in the long history of Indo-Israel relations. बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ शिखर वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच में रक्षा क्षेत्र में सहयोग सबसे अहम मुद्दा रहेगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें कृषि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग सबसे अहम है। We have a wide range of cooperation, starting from agriculture, water, science and technology, education, innovation, now the startups, entrepreneurship. So joint research, joint innovation fund. So it is a very wide-ranging partnership, and so it is. We want to bring a definite shape and advance this cooperation into several areas. दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर जोर होगा। इस मुद्दे पर दोनों देशों का रुख एक जैसा है। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे से दोनों देशों के बीच पिछले 25 सालों से जारी कूटनीतिक और को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा इस लिहाज से अहम है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास मई में दिल्ली आए थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। सिक्किम सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया और भारत से डोकाला से सैनिक हटाने की मांग की। भारत विवादित क्षेत्र में चीन की ओर से सड़क बनाए जाने का विरोध कर रहा है। इसे लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। सिक्किम में डोकाला इलाके में भारत और चीनी सेना के बीच करीब 1 महीने से तनाव बना हुआ है। 1962 के युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों देशों के बीच इतने लंबे वक्त से गतिरोध बना हुआ है। तनाव को देखते हुए भारत ने इस इलाके में और सैनिकों की तैनाती की है। हम चाइना के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बराबरी का होगा और हमारे रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी ने बराबरी का रिश्ता कैसा हो इसके संकेत चाइना को दे दिए हैं। चाइना को भी समझना चाहिए। विवाद को लेकर चीन का कहना है कि भारत डोकाला इलाके से अपने सैनिक हटाए और दोनों देशों के बीच हुई संधि का सम्मान करे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि भारत भूटान के बहाने अवैध घुसपैठ को सही बताने की कोशिश कर रहा है। चाइना उस नक्शे को दिखा के, उस ट्रीटी को दिखा के कह रहा है कि ये हमारी ज़मीन है जिसमें हिंदुस्तान ने इंक्लूड किया है, लेकिन चाइना केवल वो ट्रीटी और वो नक्शा जो उसके हित में है उसको दर्शाता है।
इस बीच चीन ने नाथुला दर्रे से मानसरोवर यात्रा पर रोक के बाद भारतीय पत्रकारों की तिब्बत यात्रा को रद्द कर दिया है। ये जानकारी दिल्ली में चीनी दूतावास के हवाले से दी गई है। सिक्किम से सटा डोका-ला चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्र है। यहाँ की निगरानी भारतीय सेना करती है। चीन ने 1 जून को भारतीय सीमा पे बने 2 बंकरों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद से दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हैं। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि ये क्षेत्र रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। Pass is always a very strategic place, and as you know, troops have been rushed from India to that area. Bhutanese troops have been raised to that area, and Chinese troops are now coming in. Certainly, there is tremendous tension. इससे पहले 2013 में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और 21 दिन तक सीमा पर तनाव बना हुआ था। भारत और चीन के बीच कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक करीब 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें कई इलाकों की सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने चीन के साथ सीमा विवाद को सरकार की नाकामी बताया है और सरकार से इस मसले पर तुरंत कदम उठाने की मांग की है। सिर्फ 45 दिनों में 120 चीन के इनकर्शंस हुए हैं, लगभग 3 प्रतिदिन। ये औपचारिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है ये। चीन के विषय में जो असफलताएं पाई हैं और जो अवहेलनाएं की हैं, उनको तुरंत वो ठीक करे और देश को जवाबदेही दे। ऐसे महत्वपूर्ण करार पे खड़े देश के लिए पार्ट टाइम रक्षा मंत्री से काम नहीं हो सकता, बहुत जिम्मेवारियां और होती हैं। अमेरिका की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य सलाउद्दीन ने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सलाउद्दीन ने खुलेआम स्वीकार किया कि उसके संगठन ने भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। सलाउद्दीन ने यह माना कि दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल किया गया। हिजबुल आतंकी ने इंटरव्यू में बताया कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हथियार भी खरीदता है। आतंकी सलाउद्दीन ने कबूलनामे से भारत का दावा एक बार फिर पुख्ता हुआ है कि पड़ोसी मुल्क की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने सैयद के इंटरव्यू के बाद कहा कि इस तरह से पाकिस्तानी टीवी पर सलाउद्दीन का इंटरव्यू यही दिखाता है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और नेताओं को खुली छूट मिली है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकियों पर नकेल लगाने की नसीहत भी दी है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में कल सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अभियान के दौरान 2 जवानों समेत 6 लोग घायल भी हुए। उधर अनंतनाग में कल आतंकियों ने एक सिपाही को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों की गोलीबारी का जवाब देते सुरक्षा बल के जवान सोमवार को जिले के बहमनू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया और 2 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन चल रहा है कैसो, उसमें अभी एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट अब तक मारे जा चुके हैं और जो उनका आइडेंटिफिकेशन 2 लोकल मिलिटेंट के रूप में हुई है। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सिपाही गुलाम हसन को गोली मार दी। यह वारदात शहर के बस स्टैंड पर हुई। सिपाही को गंभीर हालत में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के वक्त हसन के पास हथियार नहीं था। शनिवार को सुरक्षा बलों ने अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसमें लश्कर का शीर्ष कमांडर बशीर लश्करी भी शामिल था। लश्करी पर 7 पुलिस वालों की हत्या का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जीएसटी लागू होने के बाद कई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव हुआ है। सोमवार को कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने जीएसटी बाद की समीक्षा बैठक की। सभी अधिकारियों और विभागों से व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए कहा गया है। जिन राज्यों में जीएसटी लागू हो गया है, उनमें से ज्यादातर ने सीमा चौकियां को हटा लिया है। दूसरी तरफ जीएसटी बिल पास कराने के लिए आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का 4 दिनों का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। जीएसटी लागू होने के 3 दिन के भीतर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 22 राज्यों ने जांच चौकियां हटा दी हैं। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों समेत 8 दूसरे राज्य भी चेकपोस्ट हटाने की प्रक्रिया में हैं। जानकारों के मुताबिक इसे राज्यों की सीमा पर ट्रकों की कतार और प्रदूषण से निजात तो मिलेगी ही, साथ ही अर्थव्यवस्था को भी करोड़ों रुपए का फायदा होगा।
इधर जम्मू कश्मीर में जीएसटी विधेयक पारित करने के लिए आज से विधानमंडल का 4 दिन का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। बीजेपी ने इस दौरान सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जीएसटी लागू करने के बजाय बेहतर ये होगा कि जम्मू कश्मीर टैक्स वसूलने के बाद केंद्र को उसका हिस्सा दे। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां जीएसटी अभी लागू किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई क्षेत्रों पर जीएसटी का असर नजर आने लगा है। तमिलनाडु के थिएटर मालिकों ने जीएसटी के साथ स्थानीय टैक्स के विरोध में बेमियादी हड़ताल की। वहीं राजस्थान की मार्बल कारोबारी और गुजरात के कपड़ा कारोबारियों ने जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ब्रेल टाइपराइटर और दिव्यांगों के सहायक उपकरणों पर 5 से 18% तक जीएसटी लगाने का विरोध किया है। जीएसटी के खिलाफ कपड़ा कारोबारियों का विरोध जारी है। गुजरात के सूरत में सोमवार को कपड़ा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। विरोध इस कदर बढ़ा कि हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राजस्थान के मार्बल कारोबारी लगातार तीसरे दिन हड़ताल पर रहे। उदयपुर में मार्बल कारोबारियों ने रैली निकालकर विरोध जताया। उनको बताना चाह रहे हैं कि ये व्यापार वैसी मंदी के दौर झेल रहा था और आज आपने इसको 6 गुना टैक्स बढ़ा के बिल्कुल ये व्यापार खत्म हो जाएगा और सभी लोग रोड पर आ जाएंगे, अपना घर बार उनका छिन जाएगा। जैसे कि मजदूर जुड़े हुए हैं वो तो बेघर हो ही रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन ही रही है। व्यापारी वर्ग जो कि बहुत ही प्रताड़ित हो रहा है। उधर तमिलनाडु में थिएटर मालिक जीएसटी के अलावा 30% लोकल टैक्स के विरोध में बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को राज्य के 1000 से ज्यादा सिनेमा हॉल बंद रहे। राज्य में जीएसटी लागू होने से 100 रुपए से ज्यादा के फिल्म टिकट पर 28% टैक्स लगेगा। We have shut the theaters down and we are pleading the government to give us some immediate relief and help us save the business. This business has the lives of about 10 lakh people, the entire industry. So everything will come to a standstill if we continue this shutdown for a few days. इस मामले में पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री एकजुट है। तमिलनाडु फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल ने प्रोड्यूसरों के हित में हड़ताल टालने की अपील की है, लेकिन थिएटर मालिकों की मांगों को जायज बताया है। We are not opposing anybody. We are asking, requesting the government. We are closing down because we are not able to run. Please allow us to run. Nothing up to the government to. Now the ball is in the government's court. They are going to call us. We will discuss with them. 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद पटना, कोलकाता और इंदौर समेत कई शहरों में कारोबारी जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले कपड़ा व्यापारियों ने 3 दिन तक कारोबार बंद रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेडीयू और कांग्रेस के बीच विपक्षी एकता को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को प्रतिक्रिया के बजाय वैकल्पिक एजेंडा बनाने पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस ने फिर राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के विपक्ष से अलग होने की बात उठाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से कांग्रेस के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एकजुटता को बनाए रखे। देश में अल्टरनेटिव नैरेटिव की जरूरत है। सिर्फ रिएक्टिव नैरेटिव से काम नहीं चलेगा और सिर्फ एकता की बात कर देने से भी काम नहीं चलेगा। बिहार का महागठबंधन है, वह सिर्फ विपक्षी एकता नहीं थी। जेडीयू का आरोप है कि विपक्षी एकता के लिए जिस लचीले व्यवहार की जरूरत है, कांग्रेस वैसा दिखा नहीं रही। बदले में कांग्रेस ने जेडीयू पर पलटवार किया है। अपने आप का बचाव करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी भी समय है, भी राष्ट्रपति का मत नहीं पड़ा है, उनको अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि दोनों पार्टियों ने ये साफ किया कि इससे बिहार के महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बदले हालात में बीजेपी हर मुमकिन संभावनाओं को पुराने की कोशिश में है। उनके खून के अंदर एंटी कांग्रेसिज्म है। वह डॉक्टर लोहिया के शिष्य रहे और जिस लालू यादव के खिलाफ लड़कर वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो एक बेमेल गठबंधन है और इस तरह की कांग्रेस पार्टी और लालू के साथ एक गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद को समर्थन जताने के चलते कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जेडीयू की आलोचना की थी, जिसके बाद ही कांग्रेस और जेडीयू के बीच तनातनी का माहौल बना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 9 जनवरी 1922 को अविभाजित भारत के मुल्तान में जन्म। जीन इंजीनियरिंग विषय की बुनियाद रखने में अहम भूमिका। उन्होंने किया जेनेटिक कोड की भाषा समझाने और उसकी प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका बताने का अहम काम। 1958 में मिला मार्क मेडल, 1967 में डैनी हैनमैन पुरस्कार और 1968 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल सम्मान। अमेरिका ने दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की आजीवन सदस्यता और फिर 1969 में मिला पद्म भूषण सम्मान। देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग आज अधिसूचना जारी करेगा। जरूरत पड़ने पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 अगस्त को मतदान और मतगणना होगी। इस दिन वोटों की गिनती भी होगी। चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 18 जुलाई है और नॉमिनेशन में छंटनी का काम 19 जुलाई को किया जाएगा। चुनाव आयोग ने 29 जून को उपराष्ट्रपति चुनाव का ऐलान किया था। मौजूदा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का कार्यकाल का अंतिम दिन 10 अगस्त है। वो 2 बार से इस पद पर हैं। आज दिल्ली में 9वें भारत आसियान मंत्री स्तरीय संवाद सम्मेलन का आयोजन होना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। इसमें वियतनाम के उप प्रधानमंत्री फाम बिन मिन, सिंगापुर के वरिष्ठ रक्षा और विदेश राज्य मंत्री मलिकी बिन उस्मान और क्षेत्र के कई दूसरे नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक को दिल्ली संवाद भी कहा जाता है। बैठक का मकसद राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर ताज़ा हालात के मद्देनजर आज होने वाली बैठक काफ़ी अहम है। बैठक में संपर्क, पर्यटन और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। आसियान के साथ रिश्ते भारत की विदेश नीति और एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा है। भारत आसियान संवाद की शुरुआत 1992 में हुई थी। 2002 में कंबोडिया के नोम पेन में हुए आसियान भारत शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम को रफ्तार मिली। इसके बाद से ये सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल में अलग राज्य गोरखालैंड की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। सोमवार को दार्जिलिंग में कुछ जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने करसियांग में पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की और कलिंपोंग में सरकारी दफ्तर में आग लगा दी। दार्जिलिंग में डीएम ऑफिस के सामने कल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग में बेमियादी बंद के चलते बाजार पूरी तरह बंद हैं। सिलीगुड़ी का भी यही हाल है। इस बीच जनमुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव रोशन गिरी ने केंद्र सरकार से गोरखालैंड के मसले पर जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की मांग की है। हालांकि 6 जुलाई को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जहां आगे की रणनीति तय होगी। गुजरात जनहित मोर्चा का कहना है कि जब तक अलग गोरखालैंड की मांग पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा ने ये बात कही है। नागालैंड को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने 30 जून को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गृह मंत्रालय ने बताया कि नागालैंड में मौजूदा हालात बेहद गंभीर और खतरनाक है, इसलिए वहां नागरिकों की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार और शक्ति की जरूरत को देखते हुए फैसला लिया गया है। आफ्स्पा के तहत सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार और शक्तियां मिलती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों में 3 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बुंदेलखंड इलाके के सागर और टीकमगढ़ जिले में 2 किसानों ने और किसान आंदोलन का केंद्र रहे मंदसौर में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। मंदसौर जिले के डोराबदा गांव में 50 साल के किसान लक्ष्मण सिंह ने रविवार को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं राज्य के सागर जिले के सेमराघाट गांव के 23 साल के प्रेमलाल अहिरवार ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। टीकमगढ़ जिले के धाना गांव में 42 साल के किसान धर्म सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। धर्म सिंह ने परिजनों को बताया कि कर्ज को ना चुका पाने को लेकर वो परेशान था। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि किसान आंदोलन के बाद प्रदेश में अब तक 50 किसान
खुदकुशी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों के मसले पर जवाब मांगा है। सोमवार को कोर्ट ने आयोग से 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। साल की शुरुआत में 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव के दौरान कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। मामले में जांच कराने के लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि बीएसपी प्रमुख मायावती समेत कुछ राजनीतिक दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। और अब बात मौसम की। असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। असम में बाढ़ से 2 और लोगों की मौत हो गई। 7 जिलों के 500 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश का भी यही हाल है। गुजरात और राजस्थान में भी बारिश से यातायात बाधित है। ये तस्वीरें हैं इम्फाल, गुजरात और जोधपुर की। भारी बारिश के चलते देश के कई इलाके डूबे हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। असम राज्य में करीब 8000 हेक्टेयर में फसल बर्बाद हो गई है। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पुल बह जाने से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। मणिपुर में राजधानी इम्फाल समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। कई जगहों पर बाढ़ से हालात खराब हैं। 300 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। Yeah, more than 200 houses has already destroyed, and neither like Khelakong, more than 300 house has already damaged right now, reach water level, and even minute to minute water has already increased. गुजरात में भी बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भावनगर, दमन और दादरा नगर हवेली में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से यातायात बाधित है और सड़कों पर वाहन डूब गए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने का काम जारी है। इधर राजस्थान में भी बारिश हो रही है। उड़ी नदी में पानी बहने से कई वाहन बह गए, जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश हो रही है और कई जगह भूस्खलन हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है। मॉनसून है लगभग जो सितंबर का लास्ट वीक है तब तक रहने की उम्मीद है, और जो बारिश है आज भी हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड होगी। उत्तर भारत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक मध्य भारत समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सात खेलों की विश्व के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी और विंबलडन मुकाबले के मौजूदा विजेता ब्रिटेन के एंडी मरे ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन में जीत के साथ आगाज किया। चोट से वापसी करते हुए मरे ने सोमवार को पुरुष एकल वर्ग के पहले दौर में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बब्लिक को मात दी। मरे ने बब्लिक को सीधे सेटों में 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। ये मुकाबला 1 घंटे 44 मिनट तक चला। एंडी मरे का अगला मुकाबला जर्मनी के डस्टिन ब्राउन के साथ होगा। वहीं महिला एकल वर्ग के पहले दौर के मैच में अमेरिका की वीनस विलियम्स ने भी जीत के साथ शुरुआत की है। उन्होंने बेल्जियम की एलिसे मेंटेस को सीधे सेटों में 7-6, 9-7, 6-4 से मात देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। दूसरी तरफ महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता सिमोना हालेप ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में न्यूजीलैंड की मारिना एरकोविक को सीधे सेटों में 6-4, 6-1 से हराते हुए अगले दौर में जगह बनाई। बात खास शख्सियत की। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा की आज जयंती है। वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने 2 बार इस जिम्मेदारी को निभाया। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक प्रधानमंत्री के पद को खाली नहीं रखा जा सकता। गुलजारी लाल नंदा पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। दूसरी बार 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। आज़ादी के बाद पहले आम चुनाव में नंदाजी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। गुलजारी लाल नंदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहे और स्वतंत्र मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। जिम्मेदारियों के प्रति उनके समर्पित भाव और काम को लोगों ने खूब सराहा। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी गुलजारी लाल नंदा का योगदान रहा। भारत की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर क्रांतिकारी शहीदों में से एक अल्लूरी सीताराम राजू की भी आज जयंती है। उन्हें औपचारिक शिक्षा बहुत कम मिली थी। अपने करीबी के संपर्क से राजू आध्यात्म की ओर आकर्षित हुए
और 18 साल की उम्र में ही साधु बन गए। 1920 में अल्लूरी सीताराम महात्मा गांधी के विचारों प्रभावित हुए। उन्होंने आदिवासियों को मद्यपान छोड़ने और अपने विवादों में हल करने की सलाह दी। बाद में अपने समर्थक आदिवासियों की मदद से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। बॉलीवुड में 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो, जिन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाया, उनकी जयंती है। जिस वक्त फिल्मी पर्दे पर महिलाओं की भूमिका का ज्यादा चलन नहीं था, उस जमाने में नसीम बानो ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाम कमाया। आइए नजर डालते हैं उनके सिने सफर पर। बॉलीवुड में ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर नसीम बानो की पहली फिल्म 1935 में रिलीज हुई। इस फिल्म का नाम था खून का खून। दर्शकों ने इस फिल्म से ज्यादा उनकी अदाकारी और सुंदरता को पसंद किया। इसके बाद सभी फिल्मकारों में उन्हें फिल्म में लेने की होड़ मच गई। धड़कने लगा दिल मोहब्बत के डर से, वो नजर मिल गई जाने किसकी नजर से। 1939 में आई फिल्म पुकार नसीम बानो के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने जहांगीर की बेगम नूरजहां का किरदार निभाया। फिल्म की सफलता के बाद नसीम बानो बतौर अभिनेत्री शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। गर तू बुरा न माने, किस्से हैं ये पुराने, गर तू बुरा न माने। इसके बाद नसीम बानो ने बेताब, चल चल रे नौजवान, बेगम, चांदनी रात, मुलाकात और बागी जैसी सुपरहिट फिल्में की। अपने करियर में उन्होंने दमदार अभिनय के दम पर हर जगह वाहवाही लूटी। नसीम बानो ने करीब 4 दशक तक बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया। 60 के दशक में अपनी बेटी सायरा बानो का दौर शुरू होने के बाद उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा से अलग कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। अब से कुछ देर बाद इजराइल रवाना होंगे प्रधानमंत्री। व्यापार, रक्षा सहयोग और आतंकवाद पर होगी चर्चा। आपसी संबंधों की मजबूती पर रहेगा जोर। जीएसटी के बाद 22 राज्यों से सीमा जांच चौकियां खत्म। कैबिनेट सचिव ने की स्थिति की समीक्षा। विरोध के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र आज से। आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा सलाउद्दीन के कबूलनामे ने किया बेनकाब। आतंकियों पर नकेल कसने की नसीहत। गोरखालैंड के मुद्दे पर केंद्र से दखल की मांग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। बंद से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। असम के 13 जिलों में 3.5 लाख लोग पीड़ित। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।